बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आज की सुबह एक पॉजिटिव नोट पे और अच्छी बातों से शुरू हुई होगी। तो आज जब हम अच्छी बातों की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बुरी बात आपसे करनी होगी। देखिए, बारिश की बात करूँगी तो आप कहेंगे हाय बारिश तो बड़े मज़े का टॉपिक है, लेकिन बारिश के साथ कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं व्यूअर्स जो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए, जब बारिश होती है, मौसम अच्छा हो जाता है, हमारे पौधे, चरिंद परिंद सबको एक वो जो कहते थोड़ी सी जो होती है गर्मी से रिलीफ मिल जाती है। मैं बल्कि आज सुबह एक पोस्ट देख रही थी तो किसी ने लगाया हुआ था कि भाई विंटर इज़ बैक इन इस्लामाबाद अगेन। तो वो बारिश के बाद वो जो ठंडा ठंडा मौसम होता है सब बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बीमारियाँ भी आती हैं और कुछ वायरल डिजीज़ आती हैं, और बदलते मौसम के साथ जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि लास्ट वीक हमने आपसे जब बातचीत की तो हमने कांजी बनाना आपको ऑन एयर सिखाया। वो एक सीजनल चीज़ होती है जो लिमिटेड टाइम के लिए, वो जो लाल वाली स्पेसिफिकली कांजी जिन गाजरों से बनती है वो बड़े लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होती हैं, तो उसका इस्तेमाल करना। फिर आगे जाके गर्मियों में सत्तू का इस्तेमाल करना, आलू बुखारे का और इमली के शरबत का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी पॉजिटिव स्टेप्स होते हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन बदलते मौसम में जो फ़िज़िकल एहतियात हमें करनी चाहिए वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जब गर्मियों से हम सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं तब तो लोग बहुत एहतियात करते हैं या कोशिश करते हैं कि यार सर्दी ना लग जाए, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि सर्दी अगर लगती है तो गर्मी भी लग जाती है। गर्मी लगने में डिहाइड्रेशन हो जाती है, लोगों को हीट स्ट्रोक भी हो जाता है, कभी कभी लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक जिन लोगों को होता है वो प्रॉपर फिर उनको अस्पताल जाके ड्रिपें लग के उनको वो नॉर्मलाइज होते हैं। सो जितना इम्पॉर्टेंट है गर्मियों से सर्दियों की एहतियात को मैनेज करना, उसी तरह जब आप सर्दियों से स्प्रिंग और स्प्रिंग से फिर समर की तरफ आ रहे होते हैं तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम स्पेशली ख्याल रखें। एक तो ये कि बहुत से बच्चे जो हैं, जिस तरह अभी जैसे अगर बारिश हो रही है, मैं स्पेशली इस्लामाबाद की बात करूं क्योंकि इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो एक तो बारिश के दौरान भी काफ़ी ठंड हो जाती है। आजकल गर्मियों में तो इट्स डिफरेंट, ठंड भी हो जाती है और फिर उसके बाद मज़ीद और ठंड बढ़ जाती है। सो होता ये है कि अब आजकल बहुत से जो है ना लोग, उनके बच्चे वगैरह ये बारिश में भाग जाएंगे कि जी चलो बारिश हो रही है चले जाके एंजॉय करें। पानी में खेला, बारिश में खेला, सबने एंजॉय किया, ग्रेट। अब क्योंकि उस दौरान थोड़ी ठंड हुई और उसके बाद जब बारिश रुक गई तो बच्चे कहाँ, आपको पता है कि अंदर वापस आते हैं, वो लगे रहते हैं बाहर। अच्छा, अब क्योंकि ठंड भी है और कपड़े भी गीले हैं तो ज़ुकाम खांसी, और फिर लोग कहते हैं यार गर्मियों में क्या ज़ुकाम खांसी, भाई गर्मियों में इसीलिए तो लोग बीमार होते हैं क्योंकि ठंडे गर्म का ख्याल नहीं रखते। सो इस चीज़ का ख्याल, फिर वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। देन बारिशें अगर हो रही हों तो आपको भी पता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डेंगू एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका हमें बहुत ख़ास ख्याल करना पड़ता है, और डेंगू आपको पता है कि जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, स्पेशली अगर हेमरेजिक डेंगू फीवर हो जाए, यानी कि अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए नाक से, कानों से वगैरह। सो इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह मलेरिया भी हो जाता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अगर बच्चे खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको पता है कि शाम के वक्त बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मच्छरों का जो है वो, मतलब आप स्प्रे भी करते तो उसके 2 मिनट के बाद आपको मच्छर इधर उधर घूमते हुए नज़र आते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सी हर्बल चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास का जो इसेंशियल ऑयल है वो बहुत अच्छा होता है, अगर आप वो इंसेंस बर्नर में जला लें। उसके अलावा आप कोशिश करें कि जो मच्छरदानी होती है उसके अंदर सोने का अपना एहतमाम करें, कि मतलब आपने बाहर भी अगर सो रहे हैं, अंदर भी सो रहे हैं, तो मच्छरदानी या एटलीस्ट कोशिश करें कि जिस कमरे में सो रहे हैं वहाँ पे मच्छर कम हो। फुल बाजू वाले अगर कपड़े बच्चों को भी पहनाएं, और शॉर्ट्स की जगह फुल ट्राउज़र्स या जो ट्रैक सूट्स होते हैं उसके पैंट्स पहना दें तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, फिर जब इस सीज़न से आप गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ लोगों को रैशेज़ और दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। वो गर्मी दाने नहीं होते, लेकिन वो सीज़न चेंज की वजह से कपड़े आपके चेंज हो रहे होते हैं और वो अजीब सी जो नमी होती है एयर में, कभी कभी लोगों का एक्जिमा बिगड़ जाता है या हो जाता है उनको एक्जिमा, या फिर जिन लोगों को वैसे एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस होती हैं, तो इन
दिनों में वो स्किन कंडीशंस ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। जैसे जिन लोगों को रोज़ेशिया होता है या एक्जिमा वगैरह होता है तो उनका वो ज़्यादा बढ़ जाता है आजकल के दिनों के अंदर, जब ये हम 2 सीजन्स के बीच के टाइम फ्रेम में फंसे हुए होते हैं। व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात है। आप देखें ना, जैसे बालों की अब मैं बात करूँ, बार बार अपने बालों को हाथ क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल अजीब ना वो फूले फूले से हुए हैं। सुबह वॉश किया, ब्लो ड्राई किया, कंडीशनर भी लगाया, लेकिन मौसम चेंज कर रहा है क्योंकि हवा का के अंदर नमी और चीज़ें चेंज हुई हुई हैं। धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा निकल आती है, उससे बाल ड्राई हो जाते हैं, फिर नमी आती है तो बाल फूल जाते हैं। सो बालों का, बाकी चीज़ों का, अब इन दिनों में अगर आप बॉडी स्क्रब्स घर पे होममेड बना लें, फेस मास्क लगाने शुरू कर लें होममेड ही, बालों को ऑयल करना शुरू कर दें या अच्छे मास्क होममेड अगर बना के लगाने शुरू कर दें, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपकी खूबसूरती में बल्कि इजाफा होगा और कमी नहीं होगी। एंड देन उसके साथ साथ आप इस बदलते मौसम के साथ साथ अपने आप को लेके चलेंगे। एक और चीज़, कुछ लोगों के स्किन और बाल बहुत ज़्यादा सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जब ये सीज़न आना शुरू हो जाता है तो ऑयली होनी शुरू हो जाती है। तो एक्सट्रीम्स में भी लोगों की स्किन और बाल वगैरह जा रहे होते हैं, तो आपको उसका भी ख्याल करना चाहिए। अगर मैं एक रीकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वायरल इन्फेक्शन से हमने ख़ास अपने आप को बचाना है, जिसमें फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जैसे अमराज भी हैं। उसके अलावा डेंगू वगैरह और मलेरिया से भी बचना है, जहाँ तक मच्छरों का इशू आता है। देन अगर हम बात करें ज़रूरी एहतियात वगैरह की, तो खाने पीने में हमने अपना ख़ास ख्याल करना है। नींद और ख़ुराक के औकात जो हैं उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। एंड देन आजकल कुछ ऐसी टिप्स, अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ रखें, छतरी, अच्छा भीग जाएं तो फ़ौरन अपने कपड़े तब्दील कर लें, रेन कोट का इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह ठंडा पानी जो है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी को अवॉइड करें क्योंकि बहुत से लोगों के गले पकड़े जा रहे हैं आजकल। देन एकदम से गर्म जगह से एसी वाले कमरे में आना और कमरे और एसी वाले कमरे से एकदम से गर्म जगह में जाना। अगर आपने बाहर जाना ही है, कमरे में एसी ऑन है तो एसी ऑफ़ करें, थोड़ी देर टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें, उसके बाद बाहर निकलें। इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि प्लीज़ लोग, क्योंकि अपनी बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं इन दिनों में, कुछ लोग आजकल कूलर का क्योंकि आप नहीं इस्तेमाल कर पाते, क्योंकि जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है तो कूलर सही चलता नहीं है, तो फिर लोग एसीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो बिजली का भी बेजा इस्तेमाल ना करें। जहाँ हम पेट्रोल पे एहतियात करने की बात करें, वहाँ पे सुई गैस और बिजली का भी एहतियात से इस्तेमाल करें, पानी का भी एहतियात से इस्तेमाल करें। देन बीमारों से मतलब अगर आपकी मुलाकात हो या आपके घर में कोई बीमार हो तो थोड़ा सा उनसे फासला रखें। हाथ धोना बड़ा ज़रूरी है, फेस मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब फ्लू शॉट्स वगैरह, वैक्सीन्स वगैरह जो हैं वो आपको बीमारियों से बचाती है, लेकिन फ्लू शॉट का राइट टाइम होता है अगस्त और सितंबर, क्योंकि फ़्लू सीज़न जो है वो सितंबर से प्रॉपर्ली स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने फ़्लू शॉट वगैरह लगवाना है तो उसका बेहतरीन टाइम होता है अगस्त के अंदर, अगस्त या सितंबर में आप लगवा लें। इन सब एहतियातों से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने घर वालों को भी बचा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इस मौसम, इस सीज़न को इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, अब इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, इतने इश्यूज़ और इतने प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए हैं कि हो जाए तो फिर बंदा अजीब अजाब में मुब्तला हो जाता है। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम पहले ही एहतियात करके अपने आप को बचा लें? एंड आई नो कि ख़वातीन अक्सर घरों में जो है वो बीमार हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि फ़ैशन जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी पे होता है। आई अंडरस्टैंड दैट फैशनेबल लगना और अच्छा लगना हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ़ैशन के पीछे अपनी सेहत को ख़राब करना कोई ख़ास अक्लमंदी नहीं है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपना ख्याल करें। और अगर किसी पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं और मतलब आपने अगर आउटडोर स्पेस में नहीं होना, इनडोर की बड़ी पब्लिक स्पेसेस में है, तो आजकल बहुत ज़्यादा खांसी, ज़ुकाम, लोगों को एस्थमा जिनको है उनका एस्थमा बिगड़ना शुरू हो गया क्योंकि पॉलन है हवा के अंदर स्प्रिंग की वजह से, तो उससे भी लोगों की एलर्जीज़ जो हैं वो बिगड़ रही हैं। अच्छा, मैं कल ही अपनी एक दोस्त से बात करी थी, कहती यार मेरी पूरी फैमिली को इतनी इचिंग हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा खुजली क्यों हो रही है? कहती यार स्किन के ऊपर, सर के ऊपर। मैंने कहा चेक करो जुएँ शुएँ तो नहीं घर में पड़ गई तुम लोगों को? तो कहती है नहीं यार जुएँ नहीं पड़ी, जब भी ये सीज़न बदलता है ना तो हमारी स्किन में ना अजीब सी ड्राइनेस और खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो हर बंदे के, फैमिलीज़ के और घरों के डिफरेंट मसाइल हैं, तो पहले से एहतियात कर लें ताकि जब प्रॉब्लम में आएँ तो आप तंग ना हो। आइए बढ़ते हैं शेफ़ अनम शेख की तरफ, क्योंकि जहाँ पे हमें एहतियात करनी होती है अपनी फ़िज़िकल, वहाँ पे किचन में भी बड़ी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि यार अभी भी मौसम ठंडा है, खैर है,
उस दौरान जो फिर मामलात और इश्यूज़ किचन में होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स जब आप किचन में कुकिंग वगैरह कर रहे हो और बहुत ज़्यादा हब्स हो, तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है ख़वातीन बेहोश हो जाती हैं, उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो छोटी छोटी स्पेसेस में जब हम बंद करके कुकिंग कर रहे होते हैं तो मसले बनते हैं। तो खिड़कियों को खुला रखना, वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना। खैर, आइए शेफ़ अनम शेख से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अनम, आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम की। यूजुअली हम ये वाली तकरीर जो है ना वो देते हैं जब हम सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन गर्मियाँ भी जब स्टार्ट हो रही होती है और ये जो बाहर का मौसम होता है दिखने में तो बड़ा खूबसूरत होता है, साथ में मानसून भी आ जाता है। Exactly. तो वो सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, दिखने में अच्छा लग रहा होता है। लेकिन देखो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जब अल्लाह ना करे फ्लडिंग का अगर मसला होना शुरू हो जाए, यानी कि सैलाब आने का हो जाए, तो वो फिर पूरे मुल्क के लिए एक अजाब होता है और प्रॉब्लमेटिक होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये भी कहूँगी कि व्यूअर्स कि अगर खुदा न खास्ता मानसून में बारिश का ज़्यादा मसला होता है और अल्लाह ना करे फ्लडिंग की तरफ मामला जा रहा होता है, तो व्यूअर्स अभी ही आपको कह रही हूँ और गाइड कर रही हूँ कि अगर आपके इलाके में ये ऐलान किया जाता है कि जगह को क्लियर कर दें या वहाँ से आप किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएं, तो प्लीज़ मौके पे बात सुन लिया करें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़े से माली नुकसान को बचाने के लिए लोग अपना जानी नुकसान कर देते हैं, पूरे पूरे ख़ानदान हमने देखे हैं मलिया मेट होते हुए। सो प्लीज़ व्यूअर्स इसका भी ख्याल करना है कि अगर मौसम से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस दी जाए, जैसे कराची में कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या कोई इस तरह का मानसून में कभी कभी हालात वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, तूफ़ानी हवाएँ चलनी शुरू हो जाती हैं। मैं क्योंकि कराची में भी मेरा टाइम गुजरता है काम की वजह से और मैंने बड़ा टाइम वहाँ पे वैसे भी गुजारा है काम की वजह से, तो मैंने वहाँ पे भी तो देखिए पंजाब के अलहदा मसाइल हैं, सिंध के अलहदा है, बलूचिस्तान के अलहदा है, KPK के अलहदा है, अप नॉर्थ के अलहदा है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल। अभी जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रिकी है। मतलब कि किचन में भी सम टाइम आप कोई चीज़ कुक करके रख देते हैं और आप ये सोचते हैं कि बाहर वेदर अच्छा है तो वो चीज़ जो है वो सरवाइव कर जाएगी अगर आप उसको बाहर रख रहे हैं, क्योंकि वेदर में बहुत ज़्यादा जो है वो नमी है और नमी की वजह से खाने को ख़राब होने का बहुत जल्दी चांसेस अच्छा, हमने हमारे साथ क्या हुआ कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले की बात है, जब ज़रा गर्मी हुई भी थी, दिन में काफ़ी वार्म था बट टेक्निकली गर्मी तो नहीं है। मतलब हम तो किचन में जब कुकिंग भी कर रहे होते हैं तो हल्का सा पंखा चला दे तो मौसम ठीक होता था। बिल्कुल। तो दाल बनाई कुक ने और उन्होंने बना के उसको रख दिया। अभी तड़का उन्होंने कहा था कि 2 घंटे बाद मैं लगाऊंगा। लो जी, जब दाल का देचका खोला तो उसमें जैसे वो बबल्स से बने हुए थे और अजीब सी इसमें से स्मेल आ रही थी, क्योंकि नमी है ना। तो क्यों मुझे कैसे पता चला कि कुक किचन में कुछ बोल रहे थे और कह रहे थे कि भाई किसने इसमें कुछ डाला है, किसने इसमें कुछ डाला है, कुछ इस तरह की बात में किचन में कही। मैंने कहा क्या हो गया है खान भाई? तो कहते बाजी अब देखे ना कि ख़राब कर दी किसी ने दाल। मैंने कहा क्या हुआ है? फिर हमने उस पर पूरी रिसर्च की तो यही पता चला कि उन्होंने बना के गरम गरम उसको रखा और उसको ढक के साइड पे रख दिया। वो कोई 2-2.5 घंटे उस गरम गरम वो जो ढकी हुई थी उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, कोई ऑक्सीडेंट पता नहीं क्या हुआ और वो ख़राब ही हो गई। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो तड़का बनाया और उसको जब खोला डालने के लिए तो अजीब सी कुछ हुई थी, बबल्स आ रहे होंगे ना उसके अंदर, घंटों में ख़राब हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। जो कि ना अभी किचन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बड़ा ही टेक्निकल तरीके से जो है ना उसको लेके चलना पड़ता है। आपको जो है चीज़ों को और वेदर को ख़ास तौर पे फॉलो करना चाहिए। जब हम ख़ास तौर पे इसके बारे में पढ़ भी रहे होते हैं इनिशियली, तो उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मटन या बीफ और जितना भी मीट है उसको आपने किस तरीके से स्टोर करना है, उसका कितना टाइमिंग्स है और क्या क्या है। और जो आजकल वेदर है ना, तो मैं यही कहूँगी कि जब आप खाना बना लें तो नेट की लिड्स अब अवेलेबल है मार्केट में इजीली, तो आप उसको नेट की लिड के साथ जो है अच्छी तरीके से कवर कर दें। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जितनी नमी होती है या जितना उसके अंदर जो स्मोक होता है वो निकल जाता है उससे बाहर और आपका खाना जो है वो प्रॉपर जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका खाना ख़राब होने की साइड पे नहीं जाता। अच्छा, ये भी होता है कि आपने बहुत गर्म खाना जो है बनाते ही आए हाय निकलना है, लेट हो रहे हैं इसको फ्रिज में डाल दिया। बिल्कुल, तो उधर भी कभी कभी हो जाता है। सो वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल। देखिए व्यूअर्स, आजकल स्पेशली जब हालात, वैसे तो खाना ज़ाया करना ही नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है और जो लोग नहीं अफोर्ड करते आप उनसे पूछिए उनका क्या हाल होता है। खैर व्यूअर्स, हमें जाना है ब्रेक की तरफ और ब्रेक में जाते जाते ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे एक बहुत ही ब्रिलियंट लेजेंड पर्सनैलिटी को। आज हम असद अमानत अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे क्योंकि आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है।
पैदा तो आप 25 सितंबर 1955 में लाहौर में हुए थे, बेहतरीन गज़ल सिंगर, और आपका ताल्लुक़ पटियाला घराने से था। और आज पटियाला घराने के ही कुछ बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमें ज्वाइन करेंगी, जिनमें एक लेजेंड भी हैं और ऑफ कोर्स फिर उनके साहबजादे भी हमारे साथ होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। आज ट्रिब्यूट भी पेश करना है, लेकिन ब्रेक के बाद किचन में हम शेफ़ अनम के साथ होंगे और देखेंगे कि आज वो हमें क्या बनाना सिखाएंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। आप भी किचन में आ गए होंगे, और अगर आप भी किचन में आ गए हैं तो आइए फिर ये जानते हैं शेफ़ अनम से कि आज बनाना क्या है। बिल्कुल, आज हम एक और वायरल रेसिपीज़ करने लगे हैं। जी आप भी आज के काम शुरू करें। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिए दोनों साइड पे। तो बेसिकली आज हमें भी गरम करना है? नहीं, इसको भी नहीं करना। अच्छा, ऑलरेडी ये हो गया। तो मैं क्या हाँ जी, इसको कर ले फुल। और आप इस पे जो है अनियन फ्राई करना स्टार्ट करें, तब तक मैं आपको जो है ना अगली स्टोरी बताती हूँ कि आज हम बनाने क्या जा रहे हैं। बेसिकली जी स्टोरी है ना ये, इसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी है कि ये वाली रेसिपी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। तो बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी टिक्का पुलाव। अच्छा, ये होगा ये रिवायती पुलाव की तरह, बट इसका चिकन जो है वो इंटायरली डिफरेंट कुक होगा। मसाला अलग कुक होगा, साथ में राइस कुक होंगे, और चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। अब जिसकी मैरिनेशन मैं आपको बताने लगी हूँ, वो मैरिनेशन का आपने क्या करना है कि अगर आप उसको ओवरनाइट कर देंगे तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन समहाउ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम फिर भी आप इसको 1 से 2 घंटे रेस्ट दे दें। तो उससे क्या होगा कि आपके चिकन, क्योंकि ये चिकन अलग से ही पकना है, ये आपके राइस के अंदर नहीं पकना जाकर, तो उसमें ये हो जाएगा कि एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर। तो मैरिनेशन में क्या क्या डालोगी पहले? जी, वो डाल मैं बिल्कुल वो डालने लगी मैरिनेशन में। अच्छा, मैरिनेशन के अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। आप थोड़ा थिक वाला दही इसमें यूज़ करें तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तकरीबन हम 1 कप के करीब इसके अंदर जो डालेंगे दही का, और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में जाएगा इसके अंदर नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है वो नमक, क्योंकि इसमें टिक्का मसाला भी जाना है। क्योंकि टिक्का पुलाव बन रहा है तो टिक्का मसाला में भी काफ़ी ज़्यादा नमक का कंटेंट होता है। तो ये चला गया है इसके अंदर मसाला, और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा लेमन जूस और टिक्का मसाला भी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तकरीबन लेमन जूस ये, हाँ जी, डाल दें ये सारा। और वो क्या है? वो भी लेमन जूस है, वो मैंने सैलेड के लिए रखा है। जी डाल दें, थोड़ा सा बेशक और डाल दें। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम भर के ऐड करेंगे टिक्का मसाला के, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा को मैंने रोस्ट कर लिया, और बेकिंग पाउडर इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये तब ही आपने डालना है जब राइट अवे आपने इसको कुक करना है, उससे पहले आपने नहीं डालना। इससे क्या होगा कि आपका चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो टेंडर हो जाएगा, क्योंकि हम उसको अलग से कुक कर रहे हैं, तो आपके जो चिकन है उसको टेंडर होना ज़रा ज़रूरी है। तो ये सारा इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब है हमारे पास बेकिंग पाउडर, साथ में जी सॉरी हाँ हाफ टी स्पून, और साथ में 1 टीस्पून के करीब हमारे पास है जी ज़ीरा जो हमने रोस्ट किया हुआ। उसके बाद इसमें जाएगी कसूरी मेथी, बल्कि ये मैं वॉश करके डालूंगी, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सारी जाएगी जी, और इसको धो के दूं? जी बिल्कुल। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। अच्छा, यहाँ पे स्पाइस लेवल आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको कितना स्पाइसी रखना है या कितना माइल्ड रखना है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक को अगर आप थोड़ा सा हल्का हल्का क्रश करेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा जो है चिकन में फ्लेवर आएगा। तो तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर भरकर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट का। जो रिमेनिंग है वो हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे अपने पुलाव के लिए। अब ये हो गई आपकी मैरिनेशन जो है वो रेडी। अब बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के बाद हम इसको चूल्हे पे कुक करेंगे। इसको पहले हमने थोड़ी तेज़ फ्लेम पे बनाना है ताकि जो है मसाला अच्छी तरीके से उसके साथ चिपक जाए, और उससे क्या होगा कि बेसिकली आपका जो चिकन है वो फौरन से पानी ना रिलीज करे। ये एक इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मेथी को किस तरह साफ करना है? बस पानी डाल के और आपने उसको निकाल देना है, बस दैट्स इट। ये बात डाल जी। और ये चली गई इसमें कसूरी मेथी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। अच्छा, ये इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन कुछ लोगों को कसूरी मेथी का जायका जो है वो पसंद नहीं होता, तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देना है और मैरिनेट करने के बाद आपने इसको हार्डली 2 घंटे और मैक्सिमम आपने इसको ओवरनाइट अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा सा जो है इसकी मैरिनेशन वो चिकन के अंदर चली जाएगी। और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं बेसिकली बिरयानी कट। आप चाहें तो इसमें जो है वो जो रेगुलर 12 पीसेज होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस चूल्हे पे मैंने क्या करना है? आपने इस चिकन को फ्राई करना है उसके अंदर। अच्छा, फ्राई करना है या पूरे को डाल के बस टॉस कर? हाँ, पूरे को डालें लेकिन फ्लेम ऑन कर ले ताकि एकदम जो है ऑयल का टेम्परेचर ज़रा तेज़ हो, क्योंकि हमें ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा तेज़ ही चाहिए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसी तरह कलर थोड़ा सा तंदूरी टाइप का जो है थोड़ा आ जाता है, आप ब्रेड कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्याज जो है वो फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ ये पे चिकन जो है ऑयल ऑन कर दिया जी है। बिल्कुल। और ये अब हमारा अच्छा सा हो गया है। आप बेशक इसको एक एक करके डाल लें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा मसाला डालते जाए, क्योंकि यही मसाला बेसिकली जो है हम उस चिकन के साथ चिपका चिपका रहेगा तो हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। थोड़ा सा हमें थोड़ा तिक्का टाइप का जो है एक एलिमेंट देगा। अच्छा, बट इसको हमने फ्राई करके फिर क्या करना है? इसको अलग रख लेंगे और मीनवाइल हम अपना मसाला फ्राई करके इसको पका देंगे पूरा? पका देंगे। हमने इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने का रीज़न भी यही है कि आपका चिकन जो है वो मैक्सिमम टेंडर हो जाए। और अगर आप इसको ओवरनाइट करेंगे तो उस वक्त आपने इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए जो है जब फ्राई करने लगे या पकाने लगे तो उससे कोई हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट पहले आपने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। और बेकिंग पाउडर डालकर आप अपने चिकन को अच्छे से जो है वो फ्राई कर लें। अब बारी आ जाती है, जितनी देर में ये मसाला हो रहा है तो मैं आपको रेसिपी बता दूं। हाँ जी, हाँ जी, आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ आए, जी। मैं फ्राइंग की तरफ जाती हूँ। स्मोकी टिक्का पुलाव के लिए हमें चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन 1 किलो, दही 1 कप जाएगी, हरी मिर्चों का पेस्ट 3 खाने के टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और साथ में हल्दी इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, टिक्का मसाला 4 खाने के चम्मच, बेकिंग सोडा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, सुर्ख फूड कलर इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, और घी इसमें जाएगा तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद हम चावलों के लिए इसके अंदर यूज़ करेंगे जी चावल 1 किलो, घी 1 कप जाएगा, प्याज इसमें 2 से 3 अदद जाएंगे, साबुत गरम मसाला हस्बे ज़रूरत जाएगा, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, टमाटर 4 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई सूख मिर्चें 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच। हाँ जी। और साथ में उसके अंदर हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला 3 खाने के चम्मच, दही आधा कप, और गार्निश के लिए कोयला इसमें जाएगा स्मोक के लिए, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है वो इसकी सजावट के लिए यूज़ अच्छा, होगा। प्याज के अंदर अब नेक्स्ट क्या डालना जी, है? प्याज के अंदर अब आप डाल दें इसके अंदर सारे साबुत गरम मसाले। हाय हाय हाय, हाय हाय, सारा कुछ उड़ता हुआ गया, और कप भी बचत होगी। बचत तो हो ही जाती है। ऐसा मैंने गीले, प्लीज हाथ ड्राई करके चीजें पकड़ा करें। एक क्लासिक एग्जांपल आ गया ऑफ अब बिल्कुल वो। अब ये जैसे ही हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो आप इसमें ये साबुत गरम मसाले सारे मसाले ऐड कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, सारे मसाले डाल देंगे। देखो ना, मौके पे ऐसी ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं कि समझ नहीं आती कि बंदा अपनी चलिए ज़िंदगी शुक्र है बचत होगी। वो शीशा था और उसका क्रैक होने के भी चांसेस होते हैं ना। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर हमने इसमें अदरक लहसुन डालना है तो जी, वो भी हम बिल्कुल डाल लें, ये ताकि प्याज हमारा ये जो है हाफ ऐड कर दीजिएगा। हाफ। ओ चलिए नेक्स्ट। अब बस ये जैसे ही थोड़ा सा पक जाता है, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो ये मसाले मैंने आपके पास रखे हैं, ये इसमें आप डाल देंगी, और साथ में हम ये जो रिमेनिंग टिक्का मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए ना व्यूअर्स, यही वो चीज़ें हैं जो एक डिफरेंस और एक यूनिकनेस लेके आती हैं आपकी डिशेस के अंदर। एग्जैक्टली। अब ये जैसे ही, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, या मैं आपको रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। चिकन ले लेना है आपने कढ़ाई कट, उसको आप थोड़ा सा फोक के साथ अगर आप उसको प्रिक कर ले तो उसमें मसाला जो है बड़े अच्छे से चला जाएगा। उसके बाद दही उसमें ऐड कर देंगे, साथ में सारे मसाला जात जाएंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत सूखा धनिया पाउडर जाएगा उसके अंदर, और उसके साथ हम ऐड करेंगे उसमें कसूरी मेथी, और साथ में हम उसमें ऐड करेंगे टिक्का मसाला। ये डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर आपने अच्छी तरीके से चिकन को मैरिनेट कर देना है। मिनिमम 2 आवर्स एंड मैक्सिमम ओवरनाइट अगर आप उसको रखना चाहें तो बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा।
उसके बाद बारी आ जाती है चिकन को कुक करने की। आपने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छी तरीके से चिकन को कुक कर लेना है, जब तक मसाला बिल्कुल चिकन के साथ चिपक ना जाए और आपका चिकन 100% रेडी ना हो जाए। दूसरी साइड पे हम मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए हम घी डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब, और उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, और गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, और साथ ही सारा जो होल गरम मसाला है वो डाल के उसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब रोस्ट हो जाएगा वो अच्छी तरीके से, तो उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के थोड़ी देर सौते करेंगे, और फिर उसमें हम टमाटर और मसाला ज़्यादा ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर जाएगा। सिंपल रेसिपी है, यहाँ तक आपने सारी रेसिपी को जो है फॉलो एज इट इज़ कर लेना है। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे दही। तकरीबन 1 कप के करीब हम दही अपने मसाले में ऐड करेंगे, और उसको तब तक कुक करेंगे जब तक अच्छे तरीके से जो है आपका टमाटरों का पानी और जो दही का पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जब तक ड्राई ना हो जाए। और फिर हम उसके अंदर सोक हुए हुए राइस ऐड करेंगे। राइस को अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे, और जब दम के वक्त होगा तो उस वक्त हम उसके अंदर ऐड करेंगे ऊपर टॉप पे चिकन की एक लेयर सेट करेंगे, साथ ही हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालकर जो है हम उसकी गार्निश करेंगे, और उसको दम लगा देंगे तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट का। और जब 20 से 25 मिनट का दम हो जाएगा उसके बाद आपने उसको कोयले का स्मोक लगाना है। अब कोयले का स्मोक हम चिकन को भी लगा सकते थे, लेकिन हमें इंटायर अपने पुलाव में जो है वो कोयले का स्मोक चाहिए। तो आपने अच्छी तरीके से जब दम हो जाए तो फिर आपने उसको 5 मिनट का जो है वो कोयले का स्मोक लगाना है, जिसमें आपके राइस भी स्मोक्ड हो जाएंगे और आपका चिकन भी स्मोक्ड हो जाएगा। और ऑन साइड हम इसके साथ सर्व करेंगे मिंट रायता और फ्रेश गार्डन सैलड। अब ये देखिए, ये हमारा मसाला इस स्टेज पे है। अब हमने इसके साथ क्या करना है? बस और थोड़ी देर आप इसको कुक करेंगे, हार्डली कोई 1 आध मिनट, तो हम इसमें दही डाल देंगे, क्योंकि टमाटर के अंदर अगर इसी वक्त में हम दही डाल देंगे तो फिर टमाटर गलते हैं, वो सख्त रहेंगे, वो सख्त रहते हैं वो, और वो फिर पुलाव में साबुत साबुत टमाटर वैसे भी बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा बस इसको भुनाई इसकी कर लें अच्छे तरीके से। चिकन पाउडर वगैरह डलता है कि नहीं? नहीं, चिकन नहीं डलेगा, क्योंकि यही इसका उसी की ही एक तरह से यखनी चली जाएगी, इसका पूरा इंटायर जो फ्लेवर है वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, आप जब दम लगाएं तो उस वक्त येलो फूड कलर डालना चाहे तो डाल लें, लेकिन पुलाव को एक रिवायती उसका वही जो ब्राउन कलर है उसमें रहे तो वो ज़्यादा प्यारा है, लेकिन वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप थोड़ा येलो फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, चिकन जो है ये कढ़ाई कट के बजाय जो है आप इसमें फुल होल चिकन पीसेस भी ले सकते हैं, बड़े वाले चिकन, लेग्स एंड थाइज, और साथ में आप चिकन ब्रेस्ट भी इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। और सेम यही प्रोसीजर के साथ जो है आप बीफ और मटन के साथ भी स्मोक टिक्का पुलाव जो है वो बना सकते हैं। और अब ये देखें ना व्यूअर्स, के साथ साथ हमारा चिकन भी कुक हो रहा है, और चिकन के क्योंकि पीसेस छोटे हैं तो इस वजह से हम इसको बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो दही के पानी में ही अच्छे से गल जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और पानी डालने की। अगर हो गया मसाला तो डालूं दही? आप देख लें। हाँ हाँ, डाल दो, डाल दीजिए। हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जो है दही डालेंगे। अब ये दही को आपने अच्छे तरीके से जो है वो पकाना है, और इसका बिल्कुल भी पानी का कंटेंट जो है ना टमाटर का और ना ही दही का आपके ग्रेवी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेवी में ये चीज़ें दोनों मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अगर होगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो चावल है वो थोड़े जी बिल्कुल बैठ जाएंगे और वो टूट जाएंगे। और अब हमारी रेसिपी जो है ऑलमोस्ट वो रेडी है, बस अब राइस डाल लें और ये सारी चीज़ों को असेंबल करना है हमने। और वही जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले हम ज़रा इसको ख़त्म करेंगे, इसके लिक्विड को। जी तो बेसिकली व्यूअर्स, कुकिंग का टाइम है इतना ज़्यादा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं कि हम कॉलर को भी लेंगे। हमारे साथ हमारी प्यारी सी आयशा हैं फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी जुगन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी सी बहन, मेरी प्यारी सी दोस्त कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर इसमें भी बहुत प्यारा मौसम हो रहा है मुल्तान का। हालांकि अप्रैल में काफ़ी गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन ना इसमें बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो बारिश हुई है कल यहाँ पर और अच्छा मौसम। अच्छा, मुझे ये बताओ आयशा, देखो जैसे अब आपके देखो मौसम तो पूरे पाकिस्तान में चेंज हो रहा है ना, तो मैंने आपसे ये जानना है कि आप कौन सी एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करती हैं जब हम सर्दियों से गर्मियों में जा रहे होते हैं। देखो, जब सर्दियों से गर्मियों में जाते हैं तब तो सारे, जब गर्मियों से सर्दियों में जा रहे होते हैं तब तो सारे ही जो है ना एहतियात करते हैं, स्वेटर ये वो, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को वार्म कर देते हैं। बट जब हम सर्दियों से गर्मियों में जा रहे होते हैं, जो बहार मॉनसून वाला टाइम आता है, उसमें लोग कोई एहतियात नहीं करते और बीमार पड़े हुए होते हैं। फिर
जी बिल्कुल नहीं जुगन, मैं तो इस चीज़ के बारे में ना बड़ा ख्याल रखती हूँ, बच्चों का भी, क्योंकि ख़ासतौर पर हम लोग तो फिर भी काफ़ी अपने आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए ज़रूर मैं उनको वो कपड़े ज़रूर उनके लिए रखती हूँ। कोई सारे कपड़े नहीं रख देती हूँ ना, और ब्लैंकेट भी जो है ना ब्लैंकेट नहीं रखती हूँ। अच्छा, जब तक होता कि ही है ना कि मौसम देखो ना, अब चेंज। जैसे बारिश, अब बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं बारिश पे, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आता है बारिश में कि कपड़े गीले हो गए, अब ठंडी हवा चल रही है और बच्चे उन्हीं कपड़ों के अंदर उछल कूद बाहर कर रहे हैं, और फिर आपको भी पता है कि फिर एक सेकंड में ठंड लग जाती है। जी जुगन, यही बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि कल की मैं बात आपको बताऊँ, मेरे दोनों जो बेटे हैं ना, एक तो जर्मनी से आए हुए, वो भी फुल, हालांकि वो माशाल्लाह जवान है, लेकिन वो बाहर बारिश में खूब एंजॉय कर रहा था। मैंने उसको भी डांटा और उसको भी अंदर बुलाया और उसके कपड़े चेंज कराए, और जो है वो छोटा वाला जो बड़े बड़े जो है, बड़े जो होते हैं वो छोटों को खराब करते हैं हमेशा। वो साथ उससे मिलके कह रहा था, मैंने उसको भी डांटा। मैंने कहा आपका एग्जाम होने वाले हैं और जो है ना आप इस तरह कह रहे हो, बीमार ना हो जाओ। कहता नहीं मम्मा, ये तो बड़ी अच्छी बारिश है और इतना प्लेजेंट मौसम हो है। मैंने कहा नहीं, जब तक आपके पेपर्स नहीं होते, वैसे भी एहतियात करनी चाहिए, और पेपर्स में तो खास तौर पर कि थोड़ी सी भी तबीयत खराब ना हो। तो बिल्कुल मैं इस सही। चीज़ का बड़ा ख्याल करती हूँ। और जो मैं आज आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगी। हाँ जी। ये दिन रात के लम्हे मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं। क्या? बहुत दूर तक चलना फिर भी वहीं रहना, मुझे तुमसे तुम तक दायरे अच्छे लगते हैं। क्या बात है, वाह वाह मेरी प्यारी दोस्त, ब्लेस यू मेरी जान, दुआओं में याद रखना, अम्मी के लिए बेपनाह प्यार और दुआएं, अपना ख्याल रखना बहुत मेरी जान। शुक्रिया, और ये जो शेफ है इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बताई। ये तो हमारी लाडो रानी है भाई, बस वो वायरल जब कहती है, और जब मैं कह रही होती हूँ जी वायरसेस से बचे, और ये कहती है मैं वायरल रेसिपी लाई हूँ, तो मैं कहती हूँ बहन वायरल छड़ दे, वायरल नू छड़ दे, वायरल एंड में कोई खास अच्छी चीज नहीं होती। आजकल तो आपको भी पता है, ऐसा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हाँ जो बंदा वायरल हो रहा है वो फिर पक्का पक्का ही वायरल हो रहा है। लेकिन खैर, और लेकिन हमारे जुगन जैसी वायरल कोई नहीं। नहीं प्लीज मुझे ना वायरल करो, मैं अनवायरल ही ठीक हूँ। आई लव यू आयशा, थैंक यू मेरी जान, ब्लेस यू, खुदा हाफिज गुड़िया। जी हाँ, छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी है, आजिज़ी, टैलेंट, ब्रिलियंस, माशाल्लाह खुशशक्ल, उनका जो एक अटायर है, अगर आप कहें कि अपने एरिया और एरिना के अंदर एक फैशन आइकॉन भी है तो ये बात गलत नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत लिबास, अपनी लुक क्रिएट करना और फिर अपने क्राफ्ट को प्रेजेंट करना। आजकल आप जिस किस्म के व्यूअर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंगिंग देखते हैं, वो एक्चुअली वो सिंगिंग नहीं है जो हुआ करती थी, जिसमें जब आप कुछ परफॉर्म करके प्रेजेंट करते थे तो आपकी पूरी लुक जो है उसके अंदर फिट होती थी। अब तो वो जो कहते हैं ना, ऊट पटांग शक्लें बनाते हुए लोग गा रहे होते हैं, लेकिन गाने को प्रेजेंट करने का अंदाज क्या है, ये हमने इस पर्सनालिटी से सीखा। इसलिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, सितारा इम्तियाज़ याफ्ता, उसके अलावा हज़ारों, हंड्रेड्स नहीं हज़ारों अवार्ड्स पूरी दुनिया से हासिल किए, रिकग्निशन मिली, और आज भी इनको एग्ज़ाम्पल के तौर पे रख के सिखाया जाता है म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को कि ये है अंदाज़ क्लासिकल का, सेमी क्लासिकल का, गज़ल का, किसी भी आप अरीना के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो फाउंडेशन इस पर्सनालिटी ने ले की। मैं बात कर रही हूँ आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट उस्तादों के उस्ताद, उस्ताद हामिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ऑनर एंड अ प्लेजर। थैंक यू। अब भाइयों की बारी में बैठ जाओ, बिल्कुल। आपकी इजाज़त है सर? बिल्कुल। ये भी चीज़ व्यूअर्स, इजाज़त लेना, हमारे सीनियर्स हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी सीनियर्स ही हमारी इज़्ज़त है। जब हम उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट देंगे और याद रखेंगे कि ये वो लेजेंड्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं,
अगर हमें इज्जत मिलती है मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके भी एक अमन और पॉजिटिविटी का पैगाम दिया और हमारे पूरे मुल्क का नाम रोशन किया और हमें मैप पे लेके आए उन लोगों के पास भी जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था पाकिस्तान का। सो खिराज तहसीन ऐसे लोगों को पेश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ टाइम के अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। अब हमारे साथ है मेरे बडीज़, मेरे भाई, मेरे बहुत ही लाडले सारे। इनमें से एक से मेरी दुश्मनी रहती थी, लेकिन आज से मैंने वो दुश्मनी छोड़ दी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वक्त बहुत गुजर गया है। तो हमारे बहुत ही प्यारे और ब्रिलियंट, अगर कहे कि हमारे पीटीवी के ही बॉयज़ हमारे साथ हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे बहुत ही ब्रिलियंट रागा बॉयज़ हमारे साथ हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जब रागा बॉयज़ की बात करते हैं तो बीच में ऐसे ऐसे परफॉर्म करने वाले और फनकारियाँ दिखाने वाले ऑफ कोर्स, एंड ब्रिलियंट एक्टर एज वेल बाय द वे, ये बात बिल्कुल भी हमें भूलनी चाहिए, एंड अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन ऑल्सो माशाल्लाह। वली हामिद अली खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो आपके साथ बैठे हैं वो जिस तरह मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे फिर आज डांट पिटनी है। ये मुझे ना डांटे तो आपको पता है मेरा तो दिन क्या साल नहीं गुजरता। तो हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट वो वाहिद पर्सनालिटी जिनसे मैं थोड़ा सा डरती हूँ, थोड़ा सा डरती हूँ पूरी दुनिया में। इनके बस नहीं डरती, इनसे डरती हूँ। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइसेस आई हैव हर्ड इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे साथ है नायाब अली खान। अस्सलाम वालेकुम जुगन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप बड़े भाई का रोल अदा करेंगे, बड़े सीरियस वाले बड़े भाई का रोल अदा करेंगे। आपको आज ना छेड़ूँ ऑन एयर में? बिल्कुल। ये देख ले अब साहब, आपकी अगर इजाजत हो तो छेड़ा छाड़ी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। एंड देन ऑफ कोर्स हमारा पारू सा लाडू बेटा, जो मैं अभी बात कर रही थी ब्रेक से आप में कि जब शुरू में मुलाकात हुई थी तो अभी तो इनाम का कद भी नहीं निकला था और माशाल्लाह अब कितना टॉल है, कितना टैलेंटेड है। और व्यूअर्स, ये छुटकू सा होता था जब सब परफॉर्म कर रहे होते थे तो ये अपनी ही दुनिया में होता था। इसका अपना ही एक लेवल ऑफ टैलेंट है, इसका ब्रेन एक डिफरेंट लेवल पे चलता है जिस पे और किसी का नहीं चलता। जिस तरह मेरा बेटा हसन है, वो एक डिफरेंट लेवल पे, एक डिफरेंट प्लेन पे उसकी थिंकिंग चल रही होती है। तो हमारा बहुत ही ब्रिलियंट और यूनिक यंग मैन इनाम अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक मेरी जान। मेरा बच्चा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब क्योंकि ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। 2007 में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। आप क्या कहेंगे सर? आपके तो थे तो भतीजा और चचा वाली रिलेशनशिप, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग एज फेलोज ही थे तो हाँ आप जी। बेसिकली तो ऑलमोस्ट लाइक कजन्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मेरा उसके साथ साथ था और हमारी जोड़ी कामयाबी इसलिए हुई थी कि हमारा आपस में बहुत प्यार था। इतना मुझे उससे लगाव था, उसको मेरे साथ बहुत लगाव था। और हम अक्सर स्टेज पे भी देखते थे कि परफॉर्म कर रहे होते थे तो वो आपकी तरफ देखते थे। हाँ जी, ऑलमोस्ट लाइक खुश होकर देखता था मुझे। अगर मैं कोई अच्छा पार्ट कर रहा हूँ तो लोगों को इशारे करता था कि देखो क्या कर रहा है। बिल्कुल मैं उसकी फीलिंग समझ रहा था कि क्या कर रहा है। वो एक बहुत अच्छा इंसान भी था, गायक तो बहुत अच्छा ही था और इतना ज़हीन था वो कि जब मैं अब्बा जी से ट्रेनिंग लेते थे ना तो असद ने भी मेरे वालिद साहब से ट्रेनिंग, अपने दादा से ट्रेनिंग ली। मेरे वालिद लगते थे वो। बिल्कुल। तो ऐसे ही याद करता था वो। मुझे हम दोनों बचपन में इतने अल्लाह ने ज़हन दिए हुए थे कि भाई ने उनको खपाते नहीं थे। जो बंदिशें वो याद करवाते थे ना अपने घराने की, जो हमारे ख़ानदानी एक सीधा पे सीधा चीज़ें चली आ रही, तो बहुत जल्दी याद करता था वो। और मैंने भी याद करना, अब्बा जी ने खुश होना कि खपते नहीं थे वो। तो बहुत, और फिर पब्लिक को कंट्रोल करना उसको बड़ा अच्छा आता था। कितना बड़ा हजूम हो, उसको गुफ्तगू उसकी और उसका जो तरीका था गाना पेश करने का, वो पूरी पब्लिक को खींच लेता था। अच्छा, लेकिन ये है, उसको पुश मैं करता था पीछे से साथ। बातें मैं उसको बताता था, ये करो ये करो ये करो, इसके बाद ये आइटम करना। नहीं, वो मेरी मांगता था। मैं वही तो कह रही हूँ कि वो अपना आइटम मुकम्मल करते थे, आपको देखते थे तो आप उनको कुछ इशारा जेस्चर करते थे। तो आप देखें कि यूजुअली ऐसे ही होता है कि जोड़ी में हर बंदा अपनी जगह बना रहा होता है, आप लोग एक दूसरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते थे। जुगन, मैं हैरान था कि मैं कोई नई कंपोजिशन करता था ना तो मुझे कह देता था यार ये वो चीज़ देख लेना। तो मैंने कंपोज करनी,
ऐसे याद करना, और मुझे जब उसको याद हो मुझे ऐसे लगता था इसको पहले ही याद है। क्या बात इतना है। वो नहीं, बट बात ये कि वो आप लोगों का सिंक था ना, हाँ। कि आपके जहन को वो बताने से पहले ही समझ जाते हैं। हाँ। लेकिन इन तीनों लड़कों का भी तो वो तो गोद में खेले हुए उनकी मतलब बाकायदा। सो मैं आप तीनों से एज कजन्स भी, क्योंकि टेक्निकली तो वो आपके कजन थे, बिल्कुल, राइट, बट अब्बा के बेस्ट फ्रेंड भी थे, तो इस वजह से वो रिलेशनशिप ऐसी हुई कि वो बड़े भी थे लेकिन टेक्निकली आपके कजन थे। तो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप, और आप तीनों का एज पीपल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, इन दोनों की जोड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? तीनों से मेरा ये सवाल है जी। वली जुगन, हम तीनों के साथ ही बचपन में ही हमको देखते थे, और हमारी जहाँ खड़े होते थे ना, हमें खुशी होती थी, हम खुश हो जाते थे। हम लोग खुशी से उनके पास जाते थे और इतना प्यार करते थे, और उनके अंदर इतनी एक बच्चों के साथ बहुत अटैच थे। पूरे ख़ानदान के जो बच्चे थे उस टाइम पे, वो सबके साथ ऐसे घुल मिलते थे और इस तरह प्यार करते थे, हमें लगता ही नहीं था कि अगर हम वारिस साहब के साथ हम लोग कभी इतना फ्रैंकनेस लेवल नहीं थी जितनी असल भाई के साथ थी। और मुझे तो बहुत प्यार किया बचपन में। और जहाँ तक जोड़ी की बात करें, आज हम पूरी दुनिया में जाते हैं, तीनों भाई जाते हैं और इनके फैंस मिलते हैं, इनकी जोड़ी को, जो आज भी वो याद करके उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इनकी जोड़ी को देख के सोचा कि अब हम अपनी तीनों भी बनाए, मतलब आप लोगों ने तो रिलेटेड बनाया ना, बट मैं वैसे अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि जब रागा बॉयज बना रहे थे आप लोग, जी जी, फैमिली, ये भी दोनों फैमिली, तो मुझे बताओ कि क्या उधर से भी इंस्पिरेशन आई थी एक ग्रुप बनाने की? पूरा हमारे खानदान में ऐसे ऐसे जेम्स हैं कि मैं कह सकता हूँ कि उनको देख के ही हम लोगों के अंदर एक शौक पैदा होता था कि हम इन जैसे बन सकें। मैं ये कहूँगा ऑन एयर कि इन जैसे कोई नहीं बन सकता। इनकी जोड़ी ऐसी थी कि जो कि वो कोई भी नहीं कह सकता कि इन जैसे हम लोग बन गए। हम लोग कोशिश करते हैं कि उन जैसे बन जाए। हम लोग ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो थी हमारी, वो असद भाई और बाबा। 19 साल हो गए हैं आज, 19 साल हो जी, गए, जी। नेक्स्ट ईयर 20 साल हो जाएंगे उनको इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। बट जब हम ऐसे बंदे की बात करते हैं, आप ये देखें कि 19 साल जाने के बाद भी उनके हम काम की नहीं बात करें, आप उनकी पर्सनैलिटी की बात करें। सर ने भी उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा प्रिंस अच्छा टाइप के इंसान थे। प्रिंस वो जब खड़े होते थे इतना खूबसूरत, प्रिंस अमंगस्ट मेन। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको देख के, और कभी हम लोग मुहर्रम में कहीं गए इकट्ठे, कहीं मजालिस में लोग गए, वो खड़े होते, दुनिया उनको देख के ऐसे खुश होती थी। हम लोग खुशी फील देखिए, कर रहे थे। पटियाला घराना तो इबादत में हमेशा सबसे आगे रहा है, टैलेंट में भी हमेशा सबसे आगे रहा है, और फिर लोगों को एंटरटेन करने में भी सबसे आगे रहा है। ये वाहिद घराना है जिसने एंटरटेन भी किया, और एट द सेम टाइम जब हमारे सर्टन मजहबी टाइम ऑफ द ईयर होता है, रमज़ान आया, उसमें आप लोग हिस्सा डालते हैं, मुहर्रम में, मनकबत, कुछ हमेशा आप लोग अपना हिस्सा बिल्कुल। ये फर्स्ट जोड़ी है जिन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में तब परफॉर्म किया जब पाकिस्तान से गिने चुने सिंगर्स रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल। और हम लोगों ने, हम जब हमसाया मुल्क गए तो हमें वहाँ पे एक बहुत बड़े तबला प्लेयर जाकिर हुसैन साहब ने, जाकिर साहब, उन्होंने कहा कि तुम्हारे वालिद की और असद साहब के कॉन्सर्ट पे मैं लाइनों में खड़े होकर टिकट लेके मैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में गया सुनने के लिए, और मैंने वहाँ देखा है इनको लोगों ने अपने कंधों में बिठा के हॉल से बाहर लेके आए थे। माशाल्लाह। तो वो ऐसी बातें जब लोगों से, हम ऐसे बड़े बड़े लोगों से। तो व्यूअर्स ये देखें कि रॉयल अल्बर्ट हॉल यानी कि उस मुल्क के लोग, मतलब आप यानी कि उस मुल्क के अंदर इस जोड़ी का नाम नहीं रोशन हुआ, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान को कंधे पे उठाया उन्होंने। ये समझने वाली बात है। हम ये भूल जाते हैं, हम हमेशा कहते हैं जी आर्टिस्ट वो तो कमाते हैं, वो तो ये करते हैं, वो करते हैं। आप लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि आर्टिस्ट आपके मुल्क की इज्जत अपनी हथेली में रखता है जब वो मुल्क से बाहर जाता है। ऐसे ही जी, तो अभी आपसे भी मैंने बात करनी है और आपसे भी बात करनी है, और बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जब ट्रिब्यूट की बात कर रहे हैं तो सर आप क्या पेश करेंगे? असद साहब। मैंने असद के साथ तो एटम तो मेरे बहुत गाए हुए हैं, लेकिन ये लागी दे तो उसे लागी भी साथ गाया था। बिल्कुल। थोड़ा सा वो सुना देता हूँ। Beautiful.
बरस रहे दुखिया के नैना, ये देना संदेश लगी रे तो से लगी नजर सया, लगी लगी तो से लगी नजर सया, लगी लगी रे तो से लगी रे तो से लगी रे तो से लगी रे तो से लगी नजर सया, लगी लगी रे तो से लगी नजर सया, लगी ओ सया सया तुमसे लागे रे, ओ सया तो से लागे रे, लागे रे, लागे रे, लागे रे तो से लागे नजर सया, बात यह है कि व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम असद अमानत अली ख़ान साहब को याद कर रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आज 19 साल हो गए उनको हमसे बिछड़े हुए, और हमसे ज़्यादा तो ऑफ कोर्स उस घराने का नुकसान हुआ, उनके लिए एक ट्रेजेडी हुई। वो घराना, पटियाला घराना, जिसने इतना टैलेंट हमारे इस पूरी दुनिया को दिया है। मैं सब कॉन्टिनेंट पे भी इसलिए लिमिट नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या क्या ब्रिलियंट काम और क्या क्या इनोवेशंस की। जल्दी चले गए हम सबको छोड़ के, लेकिन हमारे दिलों में और दिलों से बढ़ के दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेंगे अपने काम और अपने टैलेंट के थ्रू। तो नायाब भाई, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब के लिए अपनी अपनी एक पर्सनल लॉस है ये। एक तो इंडिविजुअल ताल्लुक, फिर घराने का, एंड देन उसके अलावा ऑब्वियसली आपके सीनियर होने के नाते। इनकी जोड़ी के बारे में आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है। जुगन, इनके बारे में मैं क्या बात करूं, ऐसी जोड़ी यकीन किया, और ऐसा इन्होंने जैसा गाया मिलकर, और एक तो होता है खाली गाना गाना, स्टेज पे बैठे होते थे, लोग कहते थे ऐसे लगता है जैसे परियां बैठी हुई हैं सामने। खुदा की कसम, लिटरली ये लोग, मैंने लोगों से सुना है, लंदन में भी सुना है मैंने, जब लास्ट हम लोग गए हुए थे अपना लिवरपूल में, वहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि ये लोग जब सामने बैठे होते थे। परियों से मुराद ये नहीं है कि कोई फीमेल फॉर्म, परियों से मुराद ये कि कोई और मखलूक, कोई मतलब इंसान से कुछ अलग चीज। जैसे हम फैंटेसी की डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ते हैं, चीजें देखते हैं, तो आप कहते हैं कि वो एक मुख्तलिफ सी मखलूक थी, वो इंसान तो लगते थे लेकिन शायद नहीं थे। बिल्कुल, इनका पॉइंट ये है। मैंने कहा परियों पे लोग ना फंस जाए ना, लोगों को मौका चाहिए होता है। तो परियों पे ना, ये इधर दोनों जो हमारे यंग मैन बैठे हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा परी क्लियर कर दूं। और अजीब मखलूक आप है वैसे, ये मैं बता दूं। और इसके अलावा इन लोगों ने जो, मैं तो दोनों पे अपना असद भाई का भी और मेरे वालिद साहब, इन दोनों के गाने के बारे में मैं तो कुछ ऐसा, क्योंकि मैं इन दोनों के गाने के बारे में बात अगर करना चाहूँ तो यहाँ तो फिर मेरा गाना उस लेवल पे आए, फिर मैं इनके ऊपर डिस्कशन करूँ। आपको पता है मैंने आपको ये तालियां क्यों बजाई है? अगर हमारे जूनियर्स ये बात समझ लें, अगर हमारे आज के ये जूनियर्स मीडिया इंडस्ट्री के, चाहे वो एक्टर्स हों, मॉडल्स हो, एंकर्स हो, सिंगर्स हों, ये बात समझ लें कि तनकीद तो आप अपने सीनियर्स की बैठ के करते हैं, लेकिन आपका लेवल वो नहीं है। बिल्कुल। और ये एक लेजेंड का बेटा खुद कह रहा है कि मेरा लेवल नहीं है। जी बिल्कुल। और इनके बारे में जब लास्ट हम लोग, क्योंकि यूएस में बहुत कॉन्सर्ट्स हमारे तीनों भाइयों के, मुझे वहाँ पे मिले 1976 में, जब अब्बू बिल्कुल यंग थे बहुत, और उस वक्त असद भाई और इन दोनों ने मिलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्सर्ट किया। और क्या हुआ कि जो उनके साथ तबला नवाज थे, उनकी ज़रा तबीयत वगैरह को कुछ इशू हुआ,
तो वहाँ के हमारे मियाँ अजीम साहब हैं जो वहाँ पर हैं अपना, उन्होंने बताया फिर उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब ने 7 तबला प्ले किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर 1976 में, और ऐसा से इनका गाना बजाना हुआ। फिर उन्होंने कुवैत में बहुत बहुत अच्छा गाया, लंदन में, डेनमार्क में और नॉर्वे में ऐसी इनकी, और मैं कहता हूँ कि गाने के बारे में जैसे पटियाला का, और इनको पूरी दुनिया में भेजा जाता था अमन का काम पैगाम, बना। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताने के लिए बिल्कुल। कि भाई एक पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बारे में आप वर्बली जितना भी बोल लें, लोग जब किसी मुल्क का टैलेंट देखते हैं तो तब कहते हैं ये किधर है। बिल्कुल। और इनकी जो सबसे बेस्ट बात थी, स्टेज पे हमारे पटियाला घराना में ये सिखाया जाता है कि स्टेज के ऊपर आपकी प्रेजेंस कैसी हो, तहजीब, आपका तरबियत, उनका जो डिसिप्लिन, जो हमारे पटियाला के हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, इनका पहनावा पे तो लगते हैं कि यार क्या इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। क्लासिकल लोग ये समझते हैं कि मीन्स के वो सब अपना है, मगर हमारे जो पटियाले का जिस तरह से इन्होंने लेगेसी को कैरी किया, और गाने का तो फिर मैं जैसे मैंने बात की वो तो मैं बात नहीं कर सकता। सही। आप क्या कहना चाहोगे? आप तो बहुत छोटे थे। जी स्टेज मैं पे। असद भाई और अब्बू की आपस में जो कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी स्टेज के ऊपर, और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड भी थे ये। और जैसे वली ने बताया, बड़े भाई ने, आपने बताया कि हमारे साथ भी बहुत प्यार किया उन्होंने, और बहुत हम्बल थे वो। और मैं एक बात करूँगा, मुझे याद है ये छोटा था, इसको असद बचपन में इसको कहते थे तो खान साहब इधर आओ, तो ये कहता था तो भाई मुझे आप खान साहब क्यों कहते हैं, मैं तो अभी बच्चा हूँ। कहते नहीं तुम खान साहब हो। मैं एक सच्ची बात बताऊं, व्यूअर्स ऑब्वियसली सब बहुत टैलेंटेड है, मेरे से कोई नाराज़ नहीं होगा क्योंकि वली के साथ मेरा बहुत ही कूल बड़ी किस्म का लड़ाई झगड़ा, हम छिड़ते रहते हैं एक दूसरे को, एंड आई लव हिम। नायाब भाई तो मैं एक बात बताऊं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन बड़े भाई, और एक बात बताऊं, सच्ची बात है, ऑलमोस्ट लाइक बाप का दर्जा, क्योंकि जितनी मोहब्बत और प्यार ये देते हैं, लेकिन अगर टैलेंट का एक छोटा सा एटम बम है ना तो वो इनाम है। सही के गलत? बिल्कुल सही के गलत? बिल्कुल सही है। क्योंकि इस बच्चे की जो ग्रिप है, सर आपको याद है पहले भी बात करते थे, तो ये इसकी तो उस वक्त ग्रिप थी जब इसने अभी प्रॉपर सीखा भी नहीं था। तो असद भाई की भी यही बात थी, जी ऐसे असद साहब की यही बात थी कि उनका पूरी तरह गला भी नहीं अभी डेवलप हुआ, तो वो ऑलरेडी एक लेवल पे थे, राइट जी सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी थी। इजाजत तो आप लोगों को बाद में मिली थी परफॉर्म बिल्कुल, करने बिल्कुल, की, बिल्कुल। उससे पहले के क्या मामला थे? उससे पहले बचपन में हमारा बचपन से प्यार था। अभी जब गाना पब्लिक में आए भी नहीं थे, सीखते थे अभी, उस वक्त भी प्यार था हमारा। फिल्म देखने जा रहे हो तो दोनों साथ जा रहे हैं, मतलब बहुत आपस में किसी जगह जाना है, या कोई एक दफ़ा बल्कि मैंने वाक़या सुनाया भी था, मुझे कहते चलो यार आज नहर ते चल के उतने स्विमिंग पूल च नहाने हैं। मैंने कहा चलो। अब मुझे तैरना, उसको आता था तैरना बड़ा अच्छा, असद को बड़ा अच्छा तैरना आता था। आपने बताया था कि आपको तैरना नहीं आता? मुझे मैंने बताया, उसको पता अच्छा, था। ओके। तो मैं वैसे खड़ा, मैंने बल्कि काफ़ी प्रोग्राम में ये बात की है, तो आज भी असद की बात हो रही तो मुझे याद आ गई बात कि वो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, वो तैर रहा था, उसको तैरना आता था, मुझे नहीं आता, तो मैं शुरू में जो छोटी जगह होती वहाँ थोड़ा सा तैर लिया बस। तो मैं वहाँ खड़ा था जहाँ बहुत गहराई थी। अच्छा, तो किसी बच्चे ने आके मुझे पीछे से धक्का तबका दिया ग्रुप करके नहीं। असद ने देख लिया मुझे, तो एकदम आया मेरी तरफ कि इसको तो तैरना नहीं आता, इसको तो असद भाई ने तो आपकी जान भी बचाई भी। अब वो मुझे पकड़ा नहीं, निकाला उसने बाहर, और मैं उसकी टांगें पकड़ता, मेरी टांगों तो छोड़ दो। कि अगर डूब रहे, हर चीज जब साथ की है तो चलो डूब भी साथ ही। माफी दे तो बिल्कुल। और मैं एक बात उनके बारे जी में ना। कहना चाहूँगा, असद भाई के बारे में, उस्ताद असद अमान अली खान साहब के बारे में, गरीब परवर बहुत थे। बहुत ज़्यादा। वो तो आपका पूरा ही घराना है। क्योंकि जब मैंने वो उनकी तो आपका पूरा घराना जी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की करम नवाजी है, मेरे मौला पंचर पाक की करम नवाजी है। जब उनकी डेथ हुई ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि वो लोग आके कह रहे थे, अच्छा मैं देखा ये बंदा भी है भाई, ये आप कौन है? कहते हैं कि इन्होंने कई लोगों के घरों के जो सिस्टम था ना, वो Monthly असद भाई लगाए के हुए साथ, थे। उनका मंथली इनके साथ फिक्स किया हुआ था उनके। और मुझे देख के आ रही थी कि ऐसे पता है, यही तो बात होती है, बड़े लोग होते हैं ना, एक तो ऑफ कोर्स उनका नाम हमेशा रहता है, लेकिन बड़े मेरी नज़र में वो तब होते हैं कि उनके जाने के बाद उनके टैलेंट से ज़्यादा, जो इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना टैलेंट है, पूरी दुनिया मानती है कि अभी भी हम बात उनकी पर्सनैलिटी की कर रहे हैं कि वो इंसान कितने अच्छे थे। आप कितनी भी इज्जतें कमा लें, मतलब फाइनेंशियल, और उसमें असल इज्जत तो आपको तब मिलती है जब लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि
उनकी इंस्पिरेशन कौन थी और आपकी इंस्पिरेशन कौन है सर? देखिए जैसे आप किसी को अपना आइकॉन या रोल मॉडल वो देखिए हमने दोनों ने, मैंने अपने भाइयों को सुना, बचपन से सुनते आते थे ये कैसे गाते हैं, क्या तरीकाकार है इनका। देखिए गाना ट्रेनिंग तो हमने, असद ने भी मैंने भी अपने वाले साहब से ली, बिल्कुल, लेकिन ये भी एक ट्रेनिंग होती है कि देखा स्टेज पे कैसे बैठते हैं, कैसे शुरू करते हैं, क्या क्या लोगों के साथ आंखें मिलाते हैं और कैसे क्या क्या तरीके करते हैं, वो हमने बचपन से देखे। और सर एक बात बताओ, आज भी आप और शायद एक दो और लोग होंगे इस पूरे मुल्क में जो जब परफॉर्म करते हैं तो लोग चुप करके बंदे थे पुत्र बन के देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अगर सुनाने वाले की कुछ चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी है, तो सुनने वाले को भी तो तमीज़ करनी चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अपनी नाराज़गी का पर्सनल, ये मेरा अपनी राय है, ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की नहीं है, लेकिन ये मेरी पर्सनल मेरी राय है, और नायाब भाई भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये जो शादियों पे एक आप लोगों ने सिस्टम बना लिया है परफॉर्मेंस का, ज़रूर करें, बड़ी प्यारी बात है। मतलब जब आप अपनी जैसे कि जब मेरी भी शादी हुई थी तो आई रिमेंबर कि मैंने दुनिया में मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी और मैंने लिटरली जाके गोदा पकड़ लिया था हामिद साहब का, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, डैडी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत बड़े फ़ैन, और उनका भी बैकग्राउंड पटियाला से था, तो वरना हामिद साहब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मुझ जैसे को क्यों वो लगाएंगे, लेकिन उन्होंने डैडी के प्यार में और लिहाज में, बिल्कुल बिल्कुल, तो याद है। और सीधी बात है, उस वक्त डैडी ने, आपको याद है, सबको एकदम से सब कुछ रुकवा के बंद कर रखा कि तमीज से बैठ के देखो, और जिसको नहीं है तमीज वो चला जाए। और बहुत से लोग फिर बाहर चले गए और उन्होंने बाहर अपनी बकबक वोटेवर की। सुनने वाले को भी तमीज होनी चाहिए सुनने की। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, क्योंकि आप जो सर परफॉर्म करते हैं वो कोई नाचने उस टाइप वाली चीज नहीं होती, वो तमीज से सुनने वाली होती है। और इंसान अपना पूरा गला, आप सोच रहे थे गला, आपकी पूरी हेड टू टो जान लग रही होती है। हामिद साहब जिम नहीं जाते हैं, अगर वो हमेशा से इस साइज के, तो वो इंसान सारा दिन जब रियाज करता है तो उससे आपका वजन भी कम होता है, आपकी फिटनेस भी आती है। तो जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक काम को डेडिकेट करता है और वो आपके सामने परफॉर्म करता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि तमीज से और अपनी घरेलू तरबियत का मुजाहरा करते हुए प्रॉपर तरीके से हम सुने। ये हम सबको अप्लाई करता है। और एक और चीज़ भी, और ये जो पैसे फेंकने का रिवाज है ना, थोड़ा सा ये भी छोड़ दें। अगर आपने किसी को इस तरह से प्रेजेंट करना भी है तो आप अगले के जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके तमीज़ से जाके भी रख सकते हैं। ये एक और चीज़ है जिसको मैंने पॉइंट आउट करना है, क्योंकि इससे इंप्रेशन ज़रा और जाती है। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किचन में जल्दी से नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वो हांडी रोटी तैयार करके बैठी हुई है। जी बिल्कुल। स्मोकी टिक्का पुलाव जो है वो रेडी हो गया है, साथ में हमने गार्डन सैलेड और चटनी के साथ उसको सर्व कर दिया। थैंक यू सो मच। वायरल रेसिपी थी ना? वैसे वायरल रेसिपी है, बट मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आज इस चीज़ की है कि एक लेजेंड को लेजेंड ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और फ्यूचर लेजेंड्स उनके साथ बैठे हैं माशाल्लाह। सो व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक और चीज़ जो मैंने ज़रूर आपको पॉइंट आउट करनी है, एक ऐसा बहुत ही अमेजिंग, और अगर मैं कहूँ कि एक बड़ा ब्रिलियंट अटेम्प्ट एट पीस। जैसे कि आप जानते हैं अल्लामा इकबाल साहब, मतलब अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता। हर इंसान की हमेशा कोशिश होती है कि अपने तरीके से कोई ना कोई फादर ऑफ द नेशन, जब फादर ऑफ द नेशन की बात करते हैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का ही नाम आता है। अब इकबाल डे पे, जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, पाकिस्तान में तो बहुत एहतमाम किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी किया जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा होता है। एक वक्त था जब इन चीज़ों को किया जाता था पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे करने के लिए, या ताल्लुकात को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए, या एक पीस का पैगाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे पता है कि ये अक्रॉस द बॉर्डर का एक वाक़या है, लेकिन मैं चाहूँगी कि सर आप ज़रूर शेयर करें उसको, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट
का एक एफर्ट था, और जब रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डिसाइड करना था तो तब इन दोनों की जोड़ी को डिसाइड किया था। राइट नायाब भाई, यही हुआ था ना? बिकॉज मैं आई हैवंट पर्सनली सीन इट विजुअली, बट आई नो कि ये बड़ी एक फेमस बात है, तो उसके बारे में हमें बताएंगे प्लीज सर? हाँ जी बिल्कुल, वो 79 की ये बात है 79 की बात। और दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं, असद और मेहदी हसन साहब गवर्नमेंट ने भेजा था वहाँ। और वहाँ पे एक बाल डे सेलिब्रेट हो रहा था। हाँ जी बिल्कुल। उस प्रोग्राम में इंदिरा गांधी जी बैठी हुई थी, दिलीप कुमार साहब, सहरा बानो जी और राज कपूर वो और काफ़ी एक्टर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा इंडियन जो बड़े बड़े एक्टर सब बैठे हुए थे, बल्कि पूरी करीम वहाँ बैठी हुई थी। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और मुझे अभी तक याद है कि वहाँ पे एक मैगज़ीन निकला करता था, शमा जी जी, इंडिया से। बिल्कुल। उसमें तस्वीरें मेरी, असद की, और हेडलाइन में अखबारों में भी आया कि इंदिरा गांधी जी का बयान कि जब ये दोनों स्टेज पे आए तो मुझे ऐसे लगा जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। बिल्कुल। और ये क्योंकि बात व्यूअर्स बड़ी बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, हम लोग ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, और ऑब्वियसली उनके मज़हब में ये जोड़ी जो है वो एक सुप्रीम लाइक उनके लिए उनके खुदा की लेवल की, राइट? हमारे लिए जब हम कहते हैं कि जी फलां बंदा जो है उसमें मतलब वो बड़ा पॉजिटिव है, वो उसकी जो आदतें हैं वो मौला अली की तरह की हैं, तो जब हम कोई तारीफ़ किसी की करना चाहते हैं तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ तारीफ़ होता है। तो उन्होंने तो अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने खुदा से आप लोगों को कंपेयर किया। हाँ जी, और बहुत इज्जत दी, और इतना बड़ा प्रोग्राम था वो, हमारा पूरे इंडिया में शोर मच गया था। बिल्कुल। हालांकि बिल्कुल शुरुआत थी हमारी उस वक्त, 79 की अब ये बात है। और अब ये देखें कि गवर्नमेंट ने इनको सेलेक्ट किया। अब इसके पीछे दो रीजंस थे। ऑफ कोर्स इनका आगाज़ था, लेकिन ऑलरेडी जब इन दोनों ने कहा, जब लॉन्च हुए पब्लिकली, प्राइवेटली तो कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, बट एक परमिशन का सिस्टम होता है, इजाज़त मिलती है, फिर बंदा, अभी भी कुछ फैमिलीज़ में ये चीज़ें होती हैं व्यूअर्स। तो ये लोग जब आए तो आप ये देखें तो एक तो घराना वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, पटियाला घराना वहाँ पे उन्होंने भेजा, और फिर वो दो यंग थे लेकिन वो दो लड़के भेजे जिन्होंने धूम मचा दी थी ऑलरेडी। हाँ जी, लेकिन जो ये भी बात थी कि हम पाकिस्तान में पीटीवी से ही पॉपुलर हो गए थे। यही मैं कह रही हूँ ना, धूम मच चुकी थी। तो और उनको पता था कि ये हमारे राइजिंग सुपरस्टार्स हैं, और वही वाली बात है ना सर, आप गए उसके बाद आपको पता चल सो चल क्या सिलसिला शुरू करना, सिर्फ अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया से आप लोगों को लोग बुलाते थे कि आए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक परफॉर्मेंस दे जाएं बस, हम पूरा कवर करेंगे। ये तो अपनी भी देखी हुई चीज़ें हैं, और ऑफ कोर्स अपनी फैमिली से सुनी हुई चीज़ें भी हैं। तो अब सर जाते जाते आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? मेरी गज़लें, मैंने बड़ी सीरीज़ वली ने कंपोज की है, लेकिन वो गज़लें हैं पुरानी, मेरे भाई की, मेरी अपनी, और फनकारों की, मेहदी हसन साहब की गज़ल सीरीज़ ये बनाई है कि नई शक्ल में ना, धुनें वही हैं लेकिन थोड़ा सा आजकल कल रिलीज हुई, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, कल हुई है, कल हुई गज़ल सीरीज़ के नाम से। ये गाइस यूट्यूब पे फौरन जाएं। जी बिल्कुल जाएं, और गज़ल सीरीज़ बाय हामिद अली खान, और उसमें उस्ताद अमानत अली खान साहब की, इनकी गज़लें, मेहदी हसन साहब की गज़लें, फरीदा खानम जी की गज़लें, ये सब बाबा उसमें आपको गाते हुए नजर आएंगे। अमेजिंग। मैं भी व्यूअर्स फॉलो भी कर रही हूँ, देखने भी लगी हूँ, और सब्सक्राइब भी करने लगी हूँ। ये देखें, और व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं, और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने भी देख लिया है और इसको मैं सेव भी करने लगी हूँ एज वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। इट्स ब्यूटिफुल, और बड़ा ही आपने इसको इंटरनेशनल स्केल की लुक दी है। उसका बहुत अच्छा शूट हुआ। बेसिकली आपने ये प्रूव किया कि किसी को किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपने एक चूंडी काटी है ना, हमें समझ आ गई है किधर किधर काटी है। अच्छा, अब क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम पे है, तो आप लोग रागा बॉयज़ क्या करें? हम लोग भी अपनी बहुत अर्से के बाद लोगों का हमारे साथ शिकायत थी कि टूर्स पे रहते हैं और कंटेंट पे काम नहीं कर रहे, तो हम लोग अपनी एल्बम पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है एल्बम। और उसके अलावा टूर्स हमेशा चलते रहते हैं सारा साल। अभी रिसेंटली हम लोग गए हुए थे सऊदी अरब, आई नो, तो हमारा दमाम अल खुबर में कॉन्फ्रेंस एंड था। जैसे आपने एक बात की मैं जाते जाते मेंशन करूंगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा ही पटियाला घराने को बहुत रिस्पेक्ट दी, और बहुत जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उन सब ने ही पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री की जब भी बात होती तो पटियाला घराने को हमेशा
सबसे सफ़े अव्वल में रखा जाता है। और भाई अभी जैसे मेरी बात हुई ब्रेक में अज़मा बुखारी साहिबा से, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इनको तीनों को मेरे पास भेजो भी। उस्ताद आमिर अली खान साहब से तो मुलाकात है, बट मैं इनसे भी 1-on-1 मुलाकात करना चाहती हूँ। तो वही वाली बात है कि देखिए घराने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, बेशक बेशक ऐसे और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि व्यूअर्स, आजकल के ज़माने में ना हर बंदा कहता है कि आई एम दिस पर्सन। फैमिली मैटर्स, और Of अगर course. फैमिली इस लेवल की हो तो इसको रिकग्नाइज करना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब पूरा मुल्क देता है ऐसे ही तो खुद भी एक्नॉलेज करना चाहिए। अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? अब हम हमारे ख़ानदान की बंदिश है जो कि बाबा और असद भाई भी गाते थे, और मेरे ताया उस्ताद मान अली खान, फ़तेह अली खान सब भी गाते थे। हमने इनके साथ रीडू की थी। और इस वक्त जो आप सुनाने लगे हैं वो एक ट्रिब्यूट है बाबा को भी और असद असद मान अली सबको। तो प्लीज़ व्यूअर्स, हम सुनते सुनते प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस्ताद असद अमानत अली खान साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने हमारे मुल्क को इतना कुछ दिया, हमें भी कम अज़ कम उनको अपनी दुआएं देनी चाहिए।